नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो सेशन रहने वाला है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेशन में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एंटी क्वेश्चन है। तो आज का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कोयल यंत्र की शुद्धता एमआई यंत्र की तुलना में होती है। बताना है कि मूविंग कोयल यंत्र की जो शुद्धता है एमआई यंत्र की तुलना में, यानी शुद्धता के रूप में देखा जाए तो मूविंग कोयल की जो शुद्धता होती है वह एमआई की तुलना में, यानी मूविंग आयरन की तुलना में क्या होती है, अधिक। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से दोबारा देखिए, मूविंग कोयल यंत्र की जो शुद्धता है वो एमआई यंत्र की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मूविंग कोयल यंत्र की तुलना में एमआई यंत्रों की लागत। बताना है कि मूविंग कोयल जो यंत्र है उनकी तुलना में मूविंग आयरन यंत्रों में जो लागत, यानी जब इनका निर्माण किया जाता है तो कौन से में खर्चा अधिक आता है। तो ध्यान रखिए, मूविंग कोयल यानी मूविंग कोयल यंत्रों की तुलना में एमआई जो टाइप के होते हैं उनमें क्या होता है, कम लागत आती है। क्या आती है, कम लागत। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। ध्यान रखें, मूविंग कोयल यंत्र की लागत क्या होती है, अधिक होती है, जबकि मूविंग आयरन यंत्र की जो एमसी की तुलना में क्या होती है, लागत कम होती है। और शुद्धता के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखें, किसकी शुद्धता अधिकतम होती है, मूविंग कोयल की। और सबसे अधिक लागत किसकी होगी, मूविंग कोयल की। ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 किलोवाट घंटा मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। बताना है कि KWH मापी जो है उसको किस वर्ग में रखा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, विक्षेपक, बी है रिकॉर्डिंग, सी है इंटीग्रेटिंग, सी है इंडिकेटिंग। तो ध्यान रखिए, जो KWH यानी किलोवाट घंटा मापी जो यंत्र है वो किस प्रकार का मापी यंत्र कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ध्यान रखिए, वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। क्योंकि KWH मापी जो होता है उसे कौन से वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, इंटीग्रेटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान रखें, रिकॉर्डिंग के अंतर्गत जो होता है CRO, किसके अंतर्गत रखते हैं, CRO के अंतर्गत। और इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए, इंडिकेटिंग, जो मापी यंत्र हमें विक्षेप यानी सुई के द्वारा जो संकेतक के द्वारा जो विक्षेप दर्शाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, इंडिकेटिंग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोह चुंबकीय होता है वो क्या कहलाता है। यानी उस टेम्परेचर का नाम बताना है जिसके ऊपर तो क्या हो, अनुचुंबकीय, और जिसके नीचे क्या हो, लोह चुंबकीय हो। तो कौन सा ताप होगा। ऑप्शन देखिए, परम शून्य ताप, परम ताप, बी है शून्य ताप, डी है क्यूरी ताप, और सी है क्यूरी ताप, और डी है कमरा ताप। तो देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, वो होगा सी। ध्यान रखिए, क्यूरी ताप के ऊपर अनुचुंबकीय और क्यूरी ताप के नीचे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताना है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन देखिए, चुंबकीय, डायचुंबकीय, सी है पैराचुंबकीय, डी है फेरोचुंबकीय। तो कौन सा पदार्थ जो है अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होता है, तो वह कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पैराचुंबकीय, जिसे क्या बोला जाता है, अनुचुंबकीय। ध्यान रखें, इकाई से थोड़ी अधिक इसकी क्या होती है, चुंबकशीलता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लोड सेल एक है। बताना है लोड सेल एक है। ऑप्शन देखिए, ए स्ट्रेन गेज, बी है फोटोवोल्टिक सेल, सी है थर्मिस्टर, डी है प्रेशर पिकअप।
तो ध्यान रखिए लोड सेल जो होता है वो कौन सा होता है, फोटोवोल्टिक सेल। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं, लोड सेल के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि प्रयोग करते हैं। बताना है कि डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब हम क्या कर रहे हैं, स्थिर करंट चार्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखें, ऑप्शन देखिए, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है सप्लाई वोल्टेज स्थिर करंट चार्जिंग विधि में सप्लाई वोल्टेज क्या रहता है। तो ध्यान रखें, पूछा जाए तो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज तक करंट बताना है। क्या बताना है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज तक करंट क्या रहता है। तो देखिए ऑप्शन, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में, ध्यान रखिए, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में पूर्ण चार्ज तक करंट क्या होता है, बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। और स्थिर करंट चार्जिंग विधि में पूछा जाए तो वोल्टेज क्या रहता है, स्थिर। ध्यान रखें, फिर से देखिए, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। और स्थिर करंट चार्जिंग विधि में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल वोल्टेज का मान बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, तीन सेल जो क्या है सीरीज में जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रत्येक की वोल्टेज क्या है, 4 वोल्टेज। नीचे देखिए 3 सेल फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी प्रत्येक की वोल्टेज क्या है, 4 वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है टोटल वोल्टेज का मान। तो ध्यान रखिए, सीरीज में क्या होता है, यदि कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है तो सीरीज में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ से इस प्रकार से देखिए, इसका टोटल वोल्टेज कितना होगा, 12 वोल्ट। और यहाँ पर देखिए दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है वो भी क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस शाखा में देखिए और इस शाखा में देखिए, दोनों का कितना है, 12 वोल्ट। तो ध्यान रखिए, समांतर में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान। तो यहाँ पर देखिए कुल टोटल वोल्टेज कितना होगा, 12 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।